जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू कैफे पर। तो दोस्तों, हम हिस्ट्री का पीवाईक्यू सीरीज चालू करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम एनटीपीसी 2025 में पूछे गए जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक के क्वेश्चन हैं, हम उसको बहुत ही डिटेल में एक-एक करके देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है अबुल कलाम आजाद, एम.ए. अंसारी, रफी अहमद किदवई और बदरुद्दीन तैयब जी। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह कांग्रेस के इतिहास में पहली बार था जब किसी मुस्लिम नेता ने इस पद को संभाला था। ये पहली बार था जो कोई मुस्लिम नेता जो है कि आईएनसी की अध्यक्षता करता है। अबुल कलाम आजाद, यह कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था और सबसे लंबे समय तक भी इन्होंने ही आईएनसी की अध्यक्षता की थी, 1940 से लेकर 1946 तक लगातार। और बाद में ये चल के भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। ठीक है दोस्तों। एम.ए. अंसारी, इन्होंने 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता और जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। रफी अहमद किदवई, यह स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री, फर्स्ट मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन थे और एक प्रमुख कांग्रेसी नेता भी थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1844 को बॉम्बे में हुआ था और ये बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय बैरिस्टर यानी फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर और बाद में मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा किया जाता है और इन्हें बॉम्बे की त्रिमूर्ति कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है बॉम्बे की त्रिमूर्ति? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को। 1887 में क्या क्या खोज हुआ था? तो 1887 में हम दो इंपॉर्टेंट खोज के बारे में देखेंगे। पहला था 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज ने प्रयोगशाला में पहली बार रेडियो तरंगों की खोज की थी और 1887 में ही एमिल बर्लिनर ने ग्रामोफोन का पेटेंट कराया था, जिसने संगीत की दुनिया में बहुत बड़ा ही बदलाव लाया। आईएनसी का बेसिक ओवरव्यू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। इसके संस्थापक रहते हैं ए.ओ. ह्यूम। ये क्या थे? ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है पूछा जाएगा तो दोस्तों किसको कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। अच्छा, पहले जो अधिवेशन हुई थी उसमें पूरे भारत से केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दो प्रमुख थ्योरी है। एक है सेफ्टी वाल्व थ्योरी, दूसरा है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। जो सेफ्टी वाल्व थ्योरी था ये किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। इसके अनुसार क्या था कि डफरिन और ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए बनाई ताकि भारतीयों के गुस्से को शांतिपूर्ण मंच मिले और 1857 जैसे हिंसक क्रांति दोबारा ना हो सके, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ये ऐसा लाला लाजपत राय का मानना था। और जो तड़ित चालक थ्योरी था इसको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था और इनके अनुसार भारतीय नेताओं ने ए.ओ. ह्यूम का इस्तेमाल एक तड़ित चालक के रूप में किया ताकि ब्रिटिश सरकार शुरू में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुचल न दे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरू के 3 अधिवेशन देखेंगे जिसमें विविधता यानी कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के बारे में पता चलता है कि ये जो संगठन है ये केवल विशेष किसी एक धर्म को टारगेट करके नहीं है। इसमें सारे धर्म के उन लोगों का जो है कि प्रतिनिधित्व है। ऐसा करके शुरू के जो 4 अधिवेशन होते हैं उसमें अलग अलग धर्म और समुदाय के लोगों को अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे जो 1885 का अधिवेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा और ये हिंदू धर्म से थे और ये कहाँ होता है? बॉम्बे में होता है। तो उसके अगले साल वाला होता है 1886, ये कलकत्ता में किया जाता है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं और कौन से धर्म से थे? पारसी। 1887
स्थान मद्रास, अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम समुदाय से थे। और 1888 ये इलाहाबाद में आयोजित होता है और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल ईसाई धर्म से, जो कि अंग्रेज थे, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। 1887 में और क्या हुआ था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में है, यह 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना की जाती है। यह भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। पूरब का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है। 1887 में ही महारानी विक्टोरिया के शासन के 50 वर्ष पूरे होने पर ब्रिटिश साम्राज्य में स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। और रामानुजन का जन्म भी 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। जो महान गणितज्ञ थे उन श्रीनिवास रामानुजन, इनका जन्म कब हुआ? 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। कांग्रेस के शुरुआती दबाव के कारण ही ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित किया, जिससे भारत में परोक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। अच्छा, शुरू के 4 अधिवेशन को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, बकमई। बकमई यानी बी के एम और ए। बी यानी बॉम्बे, के यानी कोलकाता, एम यानी मद्रास और ए यानी इलाहाबाद। यानी जो 1885, 1886, 1887 और 1888 के जो शुरू के 4 अधिवेशन होते हैं वो इन स्थानों पे होते हैं। कहाँ कहाँ पर? पहला बंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद में होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम रैपिड फायर देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्पेशल वन लाइनर। तो इसको थोड़ा हम तेज गति में देखेंगे। ठीक है, इसमें से जो भी आपको वन लाइनर याद नहीं होगा उसको कॉपी पे आप लोग आसानी से नोट कर सकते हैं। तो देखो, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। देखो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। अगर पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, और अगर पहली भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 के बेलगाम कर्नाटक। यानी गांधी जी ने केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कहाँ पे आयोजित होता है? बेलगाम कर्नाटक में। कब होता है? 1924 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने किन 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की? हरिपुरा और त्रिपुरी। हरिपुरा 1938 में और त्रिपुरी 1939 में। स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1907 के सूरत विभाजन, नरम दल और गरम दल के विभाजन के समय अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष जी थे। लखनऊ पैक्ट 1916 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह एम सयानी जी थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, 2013 में राखी गढ़ी के हड़प्पा स्थल से संबंधित एक मुख्य पुरातात्विक या वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? तो इसको किसने किया था दोस्तों? वसंत सिंधे जी करते हैं 2013 में। तो हम अब चारों ऑप्शन के बारे में देखेंगे। वसंत सिंधे पुणे के डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर वसंत सिंधे के नेतृत्व में 2013 में राखी गढ़ी में उत्खनन और प्राचीन डीएनए यानी एंशिएंट डीएनए प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अमरेंद्र नाथ, इन्होंने वसंत सिंधे से बहुत पहले 1997 से लेकर 2020 के 2000 के बीच भारतीय पुरातत्व संरक्षण एएसआई की ओर से राखी गढ़ी में व्यापक खुदाई का नेतृत्व किया था। तो अगर पूछेगा 1997 से 2000 के बीच में किसने राखी गढ़ी में उत्खनन का नेतृत्व किया था, तो अमरेंद्र नाथ ने किया था। आर.एस. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, यह भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद है जिन्होंने बनावली, जो कि हरियाणा में है, विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। इन दोनों का खोज और उत्खनन किसने किया? आर.एस. बिष्ट ने किया। और बीबी लाल, बीबी लाल ये भारत के
सबसे महान पुरातत्वविदों में से एक थे। इन्होंने कालीबंगा राजस्थान, हस्तिनापुर और अयोध्या राम जन्मभूमि स्थल का उत्खनन किया था। तो हम देखते हैं अब डॉक्टर वसंत सिंधे के बारे में। यह एक विश्व प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट और पुरातत्वविद है। ठीक है। राखी गढ़ी रिसर्च, इन्होंने राखी गढ़ी में मिले 4500 साल पुराने मानव कंकालों का डीएनए टेस्ट करवाया और 2019 में प्रकाशित इनकी रिपोर्ट ने इतिहास की सबसे बड़ी बहस आर्यन आक्रमण थ्योरी यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को चुनौती दी है। इन्होंने जो 2019 में इनका रिपोर्ट आता है उसमें एक किस थ्योरी को चुनौती देती है? आर्यन इन्वेजन थ्योरी को चुनौती देती है। ठीक है। पुरातत्व और 2013 का कालखंड, तो 2013 में और देखते हैं क्या क्या होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग, प्राचीन अवशेषों, हड्डियों, लकड़ी की उम्र का पता लगाने वाली इस जादुई तकनीक, कौन सी तकनीक? रेडियो कार्बन डेटिंग का आविष्कार किसने किया था? बिलियर्ड लीबी ने किया था। कब किया था? 1946 में किया था और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। किसने किया था? बिलियर्ड लीबी ने किया था। क्रिस्पर कैस 9 2013, चूंकि राखी गढ़ी की खोज डीएनए पर आधारित थी, विज्ञान की दुनिया में 2013 में ही जेनिफर डोडना और इमैनुअल चार्पेंटियर ने पहली बार इंसानी कोशिकाओं में क्रिस्पर यानी जीन एडिटिंग की तकनीकी का सफल परीक्षण किया था। किसने किया था दोस्तों? जेनिफर डोडना और इमैनुअल चार्पेंटियर ने किया था। राखी गढ़ी का डीप डाइव। अच्छा, राखी गढ़ी, इसका लोकेशन क्या है? राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे? यह विलुप्त हो चुकी ऐतिहासिक सरस्वती नदी या घग्गर हकरा नदी के सूखे बेसिन पर बसा हुआ है। क्षेत्रफल, यह वर्तमान में मोहनजोदड़ो को पीछे छोड़कर, यानी पहले मोहनजोदड़ो था, अभी मोहनजोदड़ो को पीछे छोड़ के सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बन चुका है और इसका एरिया कितना है दोस्तों? 550 हेक्टेयर लगभग है। अच्छा, डीएनए रिसर्च का निष्कर्ष, जो वसंत सिंधे जी ने 2013 की रिसर्च साबित किया कि हड़प्पा के जो लोग थे जिनको स्टेपी यानी बाहरी आर्यों का कोई जीन नहीं, इनमें कोई बाहरी आर्यों का जिनको स्टेपी कहा जाता है, इनका इनमें कोई जीन नहीं पाया जाता है। हड़प्पा वासी पूरी तरह से क्या होते हैं? स्वदेशी थे और उन्होंने ही आगे चलकर वैदिक सभ्यता बसाई। जैसे हम लोग क्या अभी तक पढ़ते आए हैं कि जो आर्यंस हैं वो मध्य एशिया से आए हुए हैं, लेकिन जो बसंत सिंधे की जो रिपोर्ट है, उसके जो रिसर्च है, उसके आधार पे या उसके अनुसार हमें क्या पता चलता है कि जो वैदिक सभ्यता जो जिसने बसाई वो कोई और नहीं था, ये हड़प्पा वासी ही थे जो स्वदेशी थे और जो आगे चलकर वैदिक सभ्यता को बसाते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय संग्रहालय, भारत सरकार ने 2020-21 में राखी गढ़ी में एक राष्ट्रीय हड़प्पा संग्रहालय नेशनल हड़प्पन म्यूजियम बनाने की घोषणा की है, जो अब बनकर तैयार हो रहा है। यानी कि अगर कोई पूछे कि राष्ट्रीय हड़प्पा संग्रहालय कहाँ है, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? राखी गढ़ी में है। ठीक है। अच्छा, प्रमुख हड़प्पा स्थल और उनके खोजकर्ता, तो हड़प्पा ये किस नदी पे है दोस्तों? रावी नदी पे है। इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। अब कब किया था? 1921 में। मोहनजोदाड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे है। देखो, हड़प्पा रावी नदी और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता थे रखालदास बनर्जी। ये 1922 में, यानी हड़प्पा के एक साल बाद ही 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। इसीलिए जो हड़प्पा सभ्यता है इसको मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा था दोस्तों? हड़प्पा था। कालीबंगा, ये घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951 में किया था और लोथर भगवा नदी के किनारे है और इसको एस.आर. राव ने 1954 में इसकी खोज की थी। तो हम दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जो चारों सीमांत स्थान है, स्थल है, वो कौन कौन से हैं? तो जो एकदम ईस्टर्न है यानी पूर्वी है, उसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। और जो सबसे वेस्टर्न लोकेशन है वो कौन सा है? सुतका गेंडोर। क्या है दोस्तों? सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान में। क्या है दोस्तों? बलूचिस्तान। मैप में हम यहाँ देख सकते हैं, ये है दोस्तों बलूचिस्तान। ठीक है। और जो सबसे जो साउथ मोस्ट है एकदम, यानी एकदम दक्षिणतम बिंदु, यह है दायमाबाद। ये आपका जो है कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो सबसे नॉर्दर्न यानी उत्तरी है वो कौन सा है? मांडा है। कौन सा है दोस्तों? मांडा, जो कि जम्मू में आता है।
ठीक है। अगर इसका जो आकार पूछेगा तो हम इसका आकार हम त्रिभुजाकार बताते हैं। कैसा आकार है? राखी गढ़ी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका जो आकार है जो स्थल का, वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। कुछ और स्पेशल हम लोकेशंस को देख लेते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा मांडा है दोस्तों, ये मांडा है, ये लेकिन नॉर्थ मोस्ट साइट जो भारत में है। और सुरतगोई है, अगर भारत के बाहर देखा जाएगा तो कौन सा है दोस्तों? सुरतगोई है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप, ये हमारा सुतका गेंडोर है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। ये हमारा दाइमाबाद है, जो सबसे दक्षिण दक्षिणतम बिंदु है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये है आपका हमारा आलमगीर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है। देखिए बनावली है, रोपड़, कालीबंगा, हड़प्पा और चन्हुदड़ो, मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, बालाकोट, है ना, धौलावीरा गुजरात में, सुरकोटदा ये भी गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, रंगपुर, ये सब क्या है दोस्तों? ये चारों क्षेत्र गुजरात में है। ठीक है। तो चलिए हम आगे देख बढ़ते हैं। चूंकि राखी गढ़ी का यह प्रोजेक्ट 2013 में हुआ था, तो हम देखेंगे कि 2013 में और क्या हुआ था। 2013 में दो और घटनाएं हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं थी। पहला, 5 नवंबर 2013 को इसरो ने भारत का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम, जिसको मॉम बोलते हैं, लॉन्च किया था, जिसने भारत को पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचाने वाला पहला देश बनाया। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगल पर पहुंचने वाला कौन सा देश था दोस्त? हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है। और 2013 में, जून के 2013 महीने में जो है उत्तराखंड में, विशेषकर केदारनाथ में भयानक बाढ़ और भूस्खलन आया था, और उसको क्या बोलते हैं? हिमालयन सुनामी भी कहा गया था। ठीक है। साइंस से क्या लिंक है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या साइंस का लिंक है। वैज्ञानिक हजारों साल पुराने कंकालों से डीएनए कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं सबसे कठोर हड्डी पेट्रस बोन, पेट्रस बोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ पे होता है? ये हमारे कान के ठीक पीछे खोपड़ी के अंदर ये हड्डी पाई जाती है, और राखी गढ़ी में भी इसी का इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को के खोजकर्ताओं का नाम याद करने के लिए एक ट्रिक है, छोटा सा। हद है मोरा, हद यानी ह से हड़प्पा और द से दयाराम साहनी, 1921। मो से मोहनजोदाड़ो, रा से राखालदास बनर्जी के 1922 में, 1 साल के बाद है। ठीक है दोस्तों। हम किसी भी फैक्ट को जब हम बार बार जब उसको बार बार दोहराते रहते हैं या फिर कनेक्ट करके पढ़ते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में हमेशा सेट हो जाता है। जैसे ये बसंत सिंधे जी का जो जो रिसर्च था, वो 2013 में हुआ। तो 2013 में हमको और क्या याद रखना है कि मंगलयान यानी जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, मंगलयान जो है 2013 में था। केदारनाथ त्रासदी जो हुआ वो भी 2013 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब रैपिड फायर में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वन लाइनर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर, पोर्ट सिटी, जिसको गोदीवारा भी बोला जाता है, किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। ये कहाँ पाया है? गुजरात में। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। वह कौन सा एकमात्र हड़प्पा शहर है जो 2 के बजाय 3 भागों में, दुर्ग, मध्य और निचला नगर में बटा था? धौलावीरा गुजरात। जूते हुए खेत, प्लव्ड फील्ड और अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। जूते हुए खेत और अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? कालीबंगा। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा था जहां कोई दुर्ग यानी सिटाडेल नहीं था? चन्हुदड़ो। भारत के किस राज्य में आजादी के बाद हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल खोजे गए? तो गुजरात में। यानी जब अपना देश आजाद होता है, भारत देश आजाद होता है, तो उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज्यादा जो स्थल है वो कहाँ पे खोजे जाते हैं दोस्तों? गुजरात में खोजे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस युग यानी कौन से एज की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा की मुहरें जो सील होती है का निर्माण मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग करके किया जाता था? सील खड़ी, स्टेटाइट का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी के लोग किस भगवान की पूजा मुख्य रूप से करते थे? पशुपति शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे। मनके यानी बीड्स बनाने के कारखाने के साक्ष्य मुख्य रूप से कहाँ से मिले हैं? लोथल और चन्हुदड़ो से। लोथल और चन्हुदड़ो से मनके यानी बीड्स बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की हड्डियां, हॉर्स रेमेन्स के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा। ये कहाँ है दोस्तों? गुजरात। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। और सुतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में।
सूतका गेंडोर सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, सबसे पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो सूतका गेंडोर है, बलूचिस्तान में है। और ये क्या है दोस्तों, सुरकोटदा, जो कि गुजरात में है। विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ का निर्माण किस शहर में किया गया था? मोहनजोदाड़ो में किया गया था। ये कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। और इसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, कब किया था? 1922 में। बार बार दोहराते रहेंगे तो हम जल्दी भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी का क्रांतिकारी प्रयास काफी हद तक असफल क्यों रहा? यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस दौरान जो गदर पार्टी था उसका जो क्रांतिकारी प्रयास था वो भारत में असफल क्यों रहा? तो ऑप्शन हमारे दिए गए, अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के समर्थन का अभाव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कड़ा विरोध, या सशस्त्र क्रांति के प्रति लोक उदासीनता, या ब्रिटिश खुफिया तंत्र द्वारा पकड़े जाने और आंतरिक विश्वासघात। तो इसका सही उत्तर है सशस्त्र क्रांति के प्रति लोक उदासीनता, यानी कि जो भारत के लोग थे वो इस क्रांति यानी जो आर्म रिवोल्यूशन होना था इसके प्रति उनका कोई जोश नहीं था। मतलब वो गदर पार्टी का समर्थन करने के बजाय अंग्रेजों की तरफ से लड़ने का मन बना लिया था। उनको लगा कि हमें अंग्रेजों की तरफ से लड़ना ज्यादा सही लगेगा। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे सही और व्यापक और आयोग द्वारा माना गया सही उत्तर क्या है? सशस्त्र क्रांति के प्रति लोक उदासीनता यानी पब्लिक अपैथी। जब गदर नेता अमेरिका से भारत यानी पंजाब आए तो उन्हें लगा जनता विद्रोह के लिए तैयार है, लेकिन जनता का रुख कैसा था? इसके जस्ट उल्टा। आम जनता और सिख किसान ब्रिटिश सेना के वफादार थे और क्रांतिकारियों का साथ देने के बजाय वो क्या करते हैं? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़ना उन्होंने सही समझा था। ठीक है, इसलिए ये जो गदर पार्टी का जो क्रांतिकारी प्रयास था वो काफी हद तक असफल हो गया था। अच्छा, अब गदर पार्टी के बारे में जानेंगे। तो लाला हरदयाल, इनका जन्म होता है 1884। कहाँ होता है? दिल्ली में, लाला हरदयाल का। और इनका योगदान क्या था? गदर पार्टी के मुख्य रणनीतिकार और गदर पत्रिका के संपादक कौन थे? लाला हरदयाल जी थे। इन्होंने अमेरिका में भारतीयों को बौद्धिक नेतृत्व दिया था। सोहन सिंह भकना, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष। अगर कोई पूछे कि प्रश्न में पूछा जाए कि संस्थापक अध्यक्ष कौन थे तो कौन होते हैं दोस्तों? हमारे सोहन सिंह भकना जी होते हैं। अमेरिका जाने से पहले ये पंजाब के एक प्रमुख किसान नेता हुआ करते थे। करतार सिंह सराभा, गदर पार्टी के सबसे उग्र और कम उम्र के क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा, ये हमारे करतार सिंह सराभा जी। और इनको 19 साल की उम्र में 1915 में ही इन्हें फांसी दे दी जाती है। और जो भगत सिंह है वो इन्हीं को अपना जो कि आदर्श मानते थे। भगत सिंह किसको अपना आदर्श मानते थे? करतार सिंह सराभा को। और विष्णु गणेश पिंगले, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी जिन्होंने गदर विद्रोह के लिए बम और विस्फोटकों का पूरा जिम्मा संभाला था, इन्हें भी 1915 में फांसी दे दी गई। तो 1915 में इन दोनों लोगों को 1915 में क्या किया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, तो अच्छा, डिस्कवरी क्या क्या हुआ था उस टाइम? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। तो उसी के बीच में हमारा जो है दुनिया का सबसे पहला टैंक मार्क 1 बनाया गया था। उसको किसने बनाया था? सर अर्नेस्ट स्विंटन ने 1916 में इसका आविष्कार किया था। जो मार्क 1 नाम करके मिलिट्री टैंक है, इसका आविष्कार किसने किया था? सर अर्नेस्ट स्विंटन ने किया था। कब किया था? 1916 में किया था। और 1915 में जर्मनी द्वारा पहली बार युद्ध में जहरीली गैस, कौन सा गैस? जहरीली गैस, उसका क्या नाम था? क्लोरीन का उपयोग करके युद्ध लड़ा था। ठीक है, गदर पार्टी के बारे में देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होता है। कहाँ होता है? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। मूल नाम क्या रहता है इसका? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इसका मूल नाम होता है। मुख्यालय कहाँ था? युगांतर आश्रम। इसका मुख्यालय, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ होता है? युगांतर आश्रम में होता है। मुख्य उद्देश्य, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की व्यस्तता का लाभ उठाकर भारत में सशस्त्र क्रांति आर्म रिवॉल्यूशन का शुरुआत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था दोस्तों? कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जो ब्रिटेन जो कि प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त था, युद्ध के दौरान युद्ध लड़ने में, तो उसका फायदा उठा के भारत में सशस्त्र क्रांति करने का
योजना बनाए थे, इनका यही उद्देश्य था। लेकिन क्या होता है कि भारत के लोग अंग्रेजों की तरफ से ही प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करने चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए यह जो है कि सफल नहीं हो पाता है। गदर पत्रिका, नाम गदर, जो पत्रिका था, गदर पार्टी के द्वारा एक पत्रिका चलाया जाता था जिसका नाम था गदर। ये क्या था? साप्ताहिक पत्रिका था। और 1 नवंबर 1913 को उर्दू भाषा में सबसे पहला इसका अंक छपता है और बाद में इसको गुरुमुखी और हिंदी में भी इसको इसके संस्करण छपना शुरू हो जाता है। इसका टैगलाइन क्या था? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा इसका टैगलाइन था। और घोषणा क्या होता था? पत्रिका के पहले पन्ने पर विज्ञापन छपता था, सजा क्या होगी? फांसी होगी, इनाम शहादत, पेंशन आजादी और मैदान भारत होगा। ऐसा जो है कि पत्रिका के पहले पन्ने पे छापा जाता था। टैगलाइन क्या था दोस्तों? याद रखना, अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा था, ठीक है। अच्छा, उस समय के आसपास जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में देख लेते हैं हम। तो कोमागाटा मारू घटना, ठीक है दोस्तों। कोमागाटा मारू घटना ये कब होता है? 1914 में होता है। ये क्या था इसके बारे में देखते हैं। एक जापानी भाप इंजन वाला पानी का जहाज था। कोमागाटा मारू क्या था? एक जापानी भाप इंजन वाला पानी का जहाज था जिसको स्टीम शिप यानी भाप वाला जहाज। इसके लीडर कौन थे? बाबा गुरुदत्त सिंह। इन्होंने इसे किराए पर लिया था, ठीक है। विवाद क्या होता है? विवाद ये होता है कि कनाडा सरकार ने भारतीय यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया, जिससे गदर क्रांतिकारियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने भारत वापसी पर सीधा विद्रोह का मन बना लिया था, ठीक है। ये घटना कहाँ होता है? कनाडा में होता है, ठीक है। 1913 से 15 में और क्या हुआ था? 1913 से 15 के बीच में नोबेल पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। किसका? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ये नोबेल पाने वाले पहले एशियाई बने। केवल पहले भारतीय ही नहीं दोस्तों, ये पहले एशियाई माने जाते, पहले एशियाई बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये गीतांजलि कब लिखा जाता है? 1910 में। किसके द्वारा लिखा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा जाता है। गांधी जी की वापसी, गांधी जी पूर्ण रूप से 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट जाते हैं और इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1915 में ही हिंदू महासभा की स्थापना करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय वही है जो 1916 में, इन्हीं के द्वारा 1916 में बीएचयू की स्थापना की जाती है। बीएचयू की स्थापना की जाती है, ठीक है दोस्तों। गदर आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। कौन सा एक्ट? डिफेंस ऑफ इंडिया। किसके लिए? गदर आंदोलन को रोकने के लिए। इसी कठोर कानून का विस्तार करके 1919 में कुख्यात रॉलेट एक्ट बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील लाया गया था, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। ये कब लाया गया था? 1919 में लाया गया था। अच्छा, गदर पार्टी के 3 मुख्य स्तंभ याद रखने का ट्रिक क्या है? GHS। जी यानी गदर पार्टी, H यानी हरदयाल, लाला हरदयाल और एस यानी सोहन सिंह भाकना। ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। कौन? सोहन सिंह भाकना जी, ठीक है। चलो अब वन लाइनर देख लेते हैं फटाफट। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में स्थित था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, देखिए क्या? संस्थापक अध्यक्ष तो ये कौन है? सोहन सिंह भाकना। गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में छपा था? उर्दू में। कब छपा था? 1 नवंबर 1913 में, ठीक है। बाद में यह उर्दू और गुरुमुखी में भी छपना शुरू हुआ था। कोमागाटा मारू जहाज को किसने किराए पर लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। गदर विद्रोह के लिए पूरे भारत में कौन सी तारीख तय की गई थी? 21 फरवरी 1915 की तारीख तय की गई थी गदर विद्रोह के लिए भारत में। इंडिया हाउस लंदन की स्थापना 1905 में किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति 1915 किसने बनाई थी? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की पहली अस्थायी सरकार 1915 कहाँ बनाई थी? 1915 में पहली भारत की अस्थायी सरकार बनी थी। ये किसे बनाया था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। कहाँ बनाया था? काबुल, अफगानिस्तान में। युगांतर आश्रम क्या था? गदर पार्टी का मुख्यालय था।
करतार सिंह सराभा को किस जेल में फांसी दी गई? लाहौर सेंट्रल जेल में 1915 में करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई। ये कौन थे? भगत सिंह इनको क्या मानते थे? अपना आदर्श मानते थे। किसको? करतार सिंह सराभा जी को। बजबज घाट झड़प किस घटना से संबंधित है? तो कोमा गाटा मारू यात्रियों और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष से संबंधित है। कौन सा घटना? बजबज घाट झड़प। गदर पार्टी के क्रांतिकारियों पर कौन सा केस चलाया गया था? तो पहला लाहौर षड्यंत्र केस 1915 गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के ऊपर चलाया गया था। ठीक है, ये उसी का रिपीट हो गया है जो पिछले स्लाइड में था दोस्तों। तो इसी के साथ ही हमारा ये प्रश्न समाप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न 4 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। वित्तीय विकेंद्रीकरण फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पर लॉर्ड मेयो के 1870 के प्रस्ताव में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के किस विकास की परिकल्पना की गई थी? हाब हाउस विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन एक आरक्षित यानी रिजर्व विषय बन गया था। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? क्या पूछा गया दोस्तों? सही कथन। तो इसमें से केवल पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि ये आरक्षित नहीं था, ये ट्रांसफर्ड था। ये जो स्थानीय स्वशासन था क्या था? ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं एक एक करके। कथन एक सत्य है। 1870 में लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की थी। इसी प्रस्ताव ने पहली बार स्थानीय संस्थाओं यानी लोकल इंस्टीट्यूशन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। यानी जब 1870 में लॉर्ड मेयो ने जो प्रस्ताव लाया था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि जो वित्तीय है इसको विकेंद्रीकरण करना, यानी कि एक ही केंद्र पे न रख के अलग अलग लोकल इंस्टीट्यूशन में देना, जिससे क्या होगा कि लोकल इंस्टीट्यूट अपने जो है कि उन पैसों को खर्च कर सके, तो जिससे उनका विकास होगा। तो लॉर्ड मेयो का ये प्रस्ताव था, कब आया गया? तो 1870 में। अच्छा, कथन दो सत्य क्यों है? 1907 में ब्रिटिश सरकार ने विकेंद्रीकरण पर एक रॉयल कमीशन का गठन किया था। कब किया था? 1907 में। और इसके अध्यक्ष थे सीई हाबहाउस। क्या नाम था उनका? सीई हाबहाउस। और ये कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1909 में अपना रिपोर्ट सौंप दिया था। अच्छा, कथन तीसरा असत्य क्यों है? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जिसको बोला जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू करता है। ठीक है। अच्छा, ये असत्य इसलिए है क्योंकि ये जो प्रांतीय विषय को जो दो भागों में बांटा गया था वो आरक्षित और हस्तांतरित क्षेत्र, हस्तांतरित यानी दो भाग थे, पहला आरक्षित और दूसरा ट्रांसफर्ड यानी हस्तांतरित। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये हस्तांतरित विषय था, न कि आरक्षित विषय। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या था? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, रिजर्व सब्जेक्ट नहीं था। इसलिए जो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है दोस्तों? गलत है। लॉर्ड मेयो के बारे में जानते हैं। लॉर्ड मेयो ये वायसराय रहते हैं भारत में 1869 से लेकर 1872 तक। इनका प्रमुख कार्य क्या क्या था? भारत में पहली बार अनियमित जनगणना दोस्तों, नियमित नहीं अनियमित जनगणना किसके द्वारा कराया गया था? लॉर्ड मेयो के द्वारा कराया गया था। कब? 1872 में। ठीक है। अच्छा, इन्होंने दो संस्थाओं का स्थापना किया। पहला अजमेर में मेयो कॉलेज और राजकोट में राजकोट कॉलेज। राजकोट में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड मेयो के द्वारा किया जाता है। अच्छा, भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या इनके कार्यकाल के दौरान हुई। 1872 में पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी द्वारा इनके जो की हत्या कर दी जाती है। और एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या इनके कार्यकाल के दौरान हो जाती है। 1870 के कालखंड में टेलीफोन की खोज होती है। किसने किया था इसकी आविष्कार? 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था। और इसी के जस्ट एक साल बाद यानी 1876 में टेलीफोन की आविष्कार होती है और 1877 में फोनोग्राफ का इसका आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। अच्छा, ये क्या था? ये एक आवाज रिकॉर्ड करने वाली पहली मशीन थी। इसका नाम क्या था? फोनोग्राफ। तो हमको कैसे याद रखना है दोस्तों? 1876 में टेलीफोन
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा, और 1877 एक साल बाद थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा फोनोग्राफ का आविष्कार किया जाता है। अच्छा, फोनोग्राफ क्या है? आवाज रिकॉर्ड करने वाली मशीन। क्या थी ये? वॉइस रिकॉर्डिंग मशीन थी। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का इतिहास। तो सबसे पहला स्थानीय स्वशासन कहाँ पे स्थापित होता है? मद्रास में। कब होता है? 1687 में। भारत में पहला नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1687 में। 1726 में बॉम्बे और कोलकाता में भी नगर निगमों की स्थापना हुई थी। 1870 लॉर्ड मेयो वित्तीय विकेंद्रीकरण का पहला कदम, जिससे स्थानीय संस्थाओं को अपना फंड इस्तेमाल करने की थोड़ी आजादी मिली थी। किसके द्वारा ये लाया गया था? लॉर्ड मेयो के द्वारा। और 1882 में जब लॉर्ड रिपन, यानी जब 1882 में लॉर्ड रिपन आते हैं तो वो एक प्रस्ताव लाते हैं। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने ही स्थानीय बोर्डों को वास्तविक अधिकार दिया। किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने। इसलिए रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। 1907 में हाब हाउस कमीशन की स्थापना होती है। किसके द्वारा? ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इस कमीशन की स्थापना होती है 1907 में, और 1909 में अपना रिपोर्ट जो है कि ये सबमिट करते हैं। ठीक है। अच्छा, हाब हाउस कौन थे? ये अध्यक्ष थे, सीई हाब हाउस। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस कमीशन ने क्या किया था? इस कमीशन ने ग्राम पंचायतों को मजबूत करने और स्थानीय बोर्डों पर सरकारी नियंत्रण कम करने की सिफारिश की थी। 1870 में भारत में और क्या हुआ था? पूना सार्वजनिक सभा। 1870 में महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना होता है। और 1870 में ही इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जाता है। 1870 में क्या होता है? पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसमें पूना सार्वजनिक सभा जो है वो एमजी रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा की जाती है, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 1919 के अधिनियम से शुरू हुई स्थानीय स्वशासन की यात्रा आजादी के बाद संविधान के अनुच्छेद 40 यानी ग्राम पंचायतों का संगठन के में शामिल हुई, और अंततः 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। यानी हमारे भारत के संविधान में जब 1992 के 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है तो इसको अपने भारत के संविधान में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। और इसी पे ग्राम पंचायत दिवस जो है कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस मनाया जाता है। ग्राम पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया जाता है। कब किया जाता है? 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है। अच्छा, 1919 एक्ट के विषय, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को पहचानने की ट्रिक, पैसा और पावर अंग्रेजों का, काम और सेवा भारतीयों की। यानी पुलिस, न्याय, वित्त, जमीन, यानी जो जितने पावर वाली चीजें हैं वो क्या रिजर्व है? किसके पास? अंग्रेज गवर्नर के पास। और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन यानी जो सेवा वाले थे वो किसके पास रिजर्व थे? ये किसके पास थे? रिजर्व नहीं थे, ये ट्रांसफर थे। किसके पास? भारतीय मंत्रियों के पास रिजर्व विषय थे। ठीक है। अब वन लाइनर देख लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में पहली नियमित रेगुलर जनगणना 1881 में किसके द्वारा की जाती है? लॉर्ड रिपन के काल में की जाती है। 1881 में। 1872 में दोस्तों याद रखिएगा, 1872 में मेयो ये अनियमित था, और ये 1881 में जो है नियमित गणना। इसके बाद हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, तभी 2011 देखे आता है। 1881, 91, फिर 1901, ऐसे ऐसे करते करते जो हमारा लास्ट जनगणना कब हुआ था? 2011 में होता है। ठीक है। यानी हर 10 साल पे ये जनगणना होना शुरू हो जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद यानी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 किस वायसराय के समय हुआ था? ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन है, डायरकी का जनक किसे माना जाता है? लियोनल कर्टिस को माना जाता है। यानी प्रांतों में प्रोविंसेस में
डायरकी इसका जनक किसे माना जाता है? लियोनल कर्टिस। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बाइकैमरलिज्म की शुरुआत हुई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू की जाती है। सिख, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का विस्तार किस एक्ट में किया जाता है? 1919 में। 1909 में दोस्तों केवल 1909 में केवल हिंदू और मुस्लिम के लिए था, लेकिन इसको 1919 में सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए अलग से जो है कि और विस्तारित किया जाता है कि इनके लिए भी अलग निर्वाचन मंडल का गठन होगा। और ये कब होता है? 1909 में। ये 1919 में। 1909 में केवल हिंदू मुस्लिम के लिए था और इसका विस्तार कब होता है? 1919 में होता है। ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संशोधन लागू हुआ था। किससे रिलेटेड था ये? ग्राम पंचायत से था, पंचायती राज से था। ठीक है। अब इसका आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल था हमारा दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में किया गया है। ठीक है। तो इसी के साथ प्रश्न 4 हमारा खत्म होता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंदिर के गर्भगृह में चतुर्मुख 4 मुखों वाले विष्णु की प्रतिमा स्थापित है? तो हमारे ऑप्शन है लक्ष्मण मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और दशावतार मंदिर। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो। तो हम इस प्रश्न में भारत में जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसके बारे में हम एक ही बार में कंप्लीट देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में कहा दोस्तों? खजुराहो में। इसका निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासक यशोवर्मन ने करवाया था। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने करवाया था। यहाँ भगवान विष्णु के वैकुंठ रूप की पूजा होती है जिसके 4 मुख है। कौन कौन से हैं? नर, सिंह, वराह और अश्व यानी कपिला। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, यह तमिलनाडु के वैगई नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण वैगई नदी के तट पर है। इसका निर्माण पांड्य और बाद में नायक शासकों ने करवाया था। और यह देवी मीनाक्षी यानी पार्वती और सुंदरेश्वर यानी शिव को समर्पित ये टेम्पल है। कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु में है। ठीक है। किस नदी के किनारे पे है? ये जो नदी, ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ये कौन सा है? ये मीनाक्षी टेम्पल है। मीनाक्षी टेम्पल है तमिलनाडु में। ठीक है। और ये हमारा है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। ठीक। बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? बृहदेश्वर मंदिर हमारा तंजावुर में है। इसे 1010 ईस्वी में महान चोल शासक, किसने? महान चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह पूरी तरह ग्रेनाइट से बना हुआ दुनिया का पहला मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये जो टेम्पल देख रहे हैं बृहदेश्वर, ये पूरी तरह किससे बना है? ये ग्रेनाइट से बना है। किससे बना है दोस्तों? ग्रेनाइट से बनाया गया है। और ये ग्रेनाइट से बना हुआ दुनिया का पहला टेम्पल है। फर्स्ट टेम्पल विच वाज मेड बाय ग्रेनाइट, कंप्लीटली मेड बाय ग्रेनाइट। और ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? राज फर्स्ट। और ये कौन से थे? चोलास राजा, चोलास किंग थे। कौन से? चोल शासक थे। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर दोस्तों ये है। ये कहाँ पे है? देवगढ़ में है। देवगढ़ कहाँ? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। ललितपुर ये झांसी के पास में है। झांसी से 90 किलोमीटर जाने पे आपको ये मिलेगा। और ये पंचायतन शैली में बनाया गया एक बहुत ही अनोखा मंदिर है। पंचायतन शैली का मतलब क्या है कि बीच में एक मुख्य मंदिर और उसके चारों कोनों पे छोटे छोटे मंदिर का निर्माण, यानी 5 मंदिर एक ही मंदिर में स्तर पे 5 मंदिर का निर्माण। इसको पंचायतन यानी 5 मंदिरों का समूह के तरीके से स्टाइल में देखा जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये कब बना था? ये गुप्त काल में बनाया गया था। कब बनाया गया था? गुप्त काल में बनाया गया था। अच्छा, और भारत के सबसे पुराने पंचायतन शैली मंदिरों में से एक है। क्या बताया दोस्तों? पंचायतन स्टाइल में बनाए एकमात्र नहीं, ये सबसे पुराना पंचायतन शैली में बना हुआ एक मंदिर है। ठीक है। अच्छा, चंदेल वंश का पूरा इतिहास एक बार हम देख लेते हैं। चंदेलों ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर राज किया था। कहाँ पे किया था? बुंदेलखंड क्षेत्र पर, जिसको उस समय क्या बोला जाता था? इतिहास में इसको जेजाक भुक्ति कहा जाता था। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नू।
831 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी बाद में शुरू में थी खजुराहो, बाद में इसकी राजधानी महोबा और कलिंजर हस्तांतरित कर दिया गया था। प्रमुख शासक यशोवर्मन 925 से लेकर 950 एडी तक इनका शासन था। इन्होंने ही खजुराहो के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की स्थापना यानी निर्माण करवाया था। किसने? यशोवर्मन ने करवाया था। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। धंगदेव 950 से लेकर 999 एडी तक ये चंदेल वंश के पहले स्वतंत्र और सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था। खजुराहो में 2 मंदिरों का निर्माण धंगदेव ने करवाया था। ये चंदेल वंश के शासक थे। कब से कब तक? 950 से लेकर 999 एडी तक थे। गंडदेव इन्होंने जगदम्बी मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया। जगदम्बी मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंडदेव ने करवाया था। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों मैप में, ये है चंदेल। चंदेलों के द्वारा ये क्षेत्र जो है पूरा शासन, इस क्षेत्र पे शासन किया गया, जिसको पहले जेजाक भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, विद्याधर 1003 से लेकर 1035 एडी तक इन्होंने खजुराहो का सबसे विशाल और भव्य मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। ये भारत के एकमात्र शासक थे जिन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया था। तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है मध्य प्रदेश में, इसका निर्माण किसने करवाया था? विद्याधर ने करवाया था, जो चंदेल शासक रहते हैं और इनका शासनकाल 1003 से लेकर 1035 एडी तक रहता है। परमर्दी देव ये चंदेल वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं और इनको 1000 यानी 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान इनको पराजित कर देते हैं। प्रसिद्ध वीर योद्धा आला और उदल इन्हीं के यानी परमर्दी देव के ही सेनापति थे। ठीक है, तो परमर्दी देव क्या थे? चंदेल वंश के अंतिम शासक थे और इनको 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। आला और उदल किसके सेनापति थे? परमर्दी देव के थे। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी। कब किया था? 831 ईस्वी में। ठीक है, और राजधानी क्या था? राजधानी था हमारा खजुराहो, बाद में जिसको महोबा और कलिंजर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अब चोल वंश के बारे में भी देख लेते हैं, एक छोटा सा डिटेल देख लेते हैं चोल वंश के बारे में। चंदेल के बारे में हमने पढ़ लिया है, चोल के बारे में देख लेते हैं। चोल के संस्थापक थे विजयालय, स्थापना वर्ष 850, राजधानी तंजावुर। महान शासक राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर बनवाया और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीता। श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को किसने जीता था? राजराज प्रथम ने जीता था और इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और राजेंद्र प्रथम चोल वंश के ही शासक थे और ये पूरे श्रीलंका को जीता और गंगई कोंड चोलपुरम को नई राजधानी बनाई। पूरे श्रीलंका को किसने जीता था? राजेंद्र प्रथम ने जीता था और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? गंगई कोंड चोलपुरम को बनाई थी। अच्छा, 939 से लेकर 954 के बीच में क्या आविष्कार हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। तो बारूद का आविष्कार हुआ था 9वीं और 10वीं शताब्दी में, चीन में हुआ था तैंग सोंग डायनेस्टी के लोगों के द्वारा। कैमरा ऑब्स्क्यूरा 1015 एडी के आसपास अरब वैज्ञानिक इब्न अल हैथम ने पिन होल कैमरा के सिद्धांत की खोज की, जिसने आधुनिक फोटोग्राफी की नींव रखी। यानी जो कैमरा ऑब्स्क्यूरा है, इसकी खोज किसने की थी? इब्न अल हैथम ने किया था। कब किया था? 1015 एडी में किया था। ठीक है, ये कहाँ किससे थे? अरब के वैज्ञानिक थे। ठीक, खजुराहो समूह के स्मारक, लोकेशन छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। जो खजुराहो जो मंदिर है वो कहाँ पे है? छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है। इनका निर्माण काल क्या है? सभी मंदिर निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। विश्व धरोहर यूनेस्को 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। ये जो खजुराहो टेम्पल है, इसको 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। पत्थर, इन मंदिरों के निर्माण में मुख्य रूप से बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता है। धर्म, यहाँ केवल हिंदू और जैन धर्म के मंदिर मिलते हैं, है ना। इसमें यहाँ पे कोई बौद्ध मंदिर नहीं है। और एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन से धर्म का मंदिर
खजुराहो में नहीं है। तो कौन से धर्म का मंदिर नहीं है? बौद्ध धर्म के मंदिर नहीं है। वास्तुकला शैली, ये मंदिर पूर्ण रूप से नागर शैली है, यानी तो नागर आर्किटेक्चर स्टाइल है उसमें बने हैं। पंचायतन लेआउट, यहाँ के मंदिर पंचायतन शैली में, जहाँ एक मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर होते हैं। जैसे ये देख रहे हो दोस्तों, ये हमारा मेन टेम्पल है, मेन टेम्पल है और इसके चारों कोनों पे जो कि 4 छोटे-छोटे मंदिर यानी स्मॉल टेम्पल का निर्माण किया जाता है, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली बोला जाता है, ठीक? अच्छा, भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियाँ होती हैं। जो भारत में जितने भी मंदिर है वो 3 मुख्य शैलियों में विभाजित है। कौन-कौन से? उत्तर में नागर शैली, उत्तर भारत में नागर शैली जैसे उदाहरण खजुराहो और अयोध्या। दक्षिण में द्रविड़ शैली जैसे मीनाक्षी और बृहदेश्वर। और जो मध्य भारत है उसमें नागर और द्रविड़ का मिक्स जो है उसको क्या बोलते हैं? बेसर शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसर शैली। जो भारत के मध्य भारत में जो पाया जाता है, जो बेसर शैली होता है उसमें नागर और द्रविड़ दोनों वास्तुकला के जो है लक्षण पाए जाते हैं। खजुराहो के निर्माता याद रखने की ट्रिक, चंदेलों ने खजूर खाए, यानी चंदेल वंश ने खजुराहो के टेम्पल को बनवाया था। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? एक छोटा-सा ट्रिक है दोस्तों, चंदेलों ने खजूर खाए, ठीक है? तो ये देखिए, जो नागर स्टाइल के जो टेम्पल है वो ऐसे इस रूप से बनाए जाते हैं। ये द्रविड़ स्टाइल है और ये जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये वेसर स्टाइल कुछ इस तरीके से वेसर स्टाइल के जो टेम्पल है दिखाई देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम भारत के जो जितने भी प्रमुख मंदिर है उसके बारे में हम एक देख लेते हैं। तो और उसके निर्माणकर्ता कौन है, किसने बनवाया था, कौन से वंश के वो शासक थे उसके बारे में देखेंगे। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने, जो कि गंग वंश के शासक थे, उन्होंने बनवाया था। ये हमारा कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है? एलोरा का कैलाश मंदिर, इसको एक ही चट्टान काटकर बनाया, इसको किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर को बनाया था। ये देख रहे हैं जो टेम्पल, ये पहाड़ को काट के दोस्तों ऊपर से काटते हुए नीचे की तरफ गए हैं और एक पहाड़ को लगातार ऊपर से काटते हुए नीचे तक गए हैं और ये एक ही पत्थर का बना हुआ ये कैलाश मंदिर है, ठीक है? कैलाशनाथ मंदिर नहीं है, कैलाश मंदिर है। क्या दोस्तों? कैलाश। और इसको किसने बनाया था? कृष्ण फर्स्ट ने। कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, ठीक है? महाबलीपुरम का रथ मंदिर, जिसको सोल टेम्पल कहा जाता है, इसको किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम में कौन से वंश से थे? पल्लव वंश से थे। तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर, ये जो देख रहे हैं रथ पे बना हुआ मंदिर है, तो इसको किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कौन से वंश के शासक थे ये? पल्लव वंश के शासक थे। ये कहाँ पे है? महाबलीपुरम में है, ठीक है? हम्पी का विरूपाक्ष टेम्पल, ये है हम्पी का विरूपाक्ष टेम्पल। ये किस साम्राज्य की देन है? तो ये विजयनगर साम्राज्य का देन है और ये हम्पी कहाँ पड़ता है दोस्तों? कर्नाटका में पड़ता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? ये है हमारा पुरी का जगन्नाथ मंदिर, इसको बनवाया था अनंत वर्मन चोडगंग ने। किसने बनवाया था? अनंत वर्मन चोडगंग ने बनवाया था। ये किस वंश के शासक थे? गंग वंश के। देखो दोस्तों, हमने पीछे क्या देखा था? गंग वंश के एक शासक थे नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था और उसी वंश के अनंत वर्मन, उन्होंने क्या बनवाया था? पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनवाया था, ठीक है? इसको हमेशा याद रखें। गंग वंश के 2 शासक नरसिंह नरसिंह देव प्रथम और अनंत वर्मन चोडगंग, ठीक है? एक ने बनवाया था कोणार्क मंदिर और एक ने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर, ठीक है? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किस वंश ने बनवाया? यह है हमारा दोस्तों भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, इसको बनवाया था सोम वंश के शासकों ने, जिनका नाम था जजाति केसरी। क्या नाम था दोस्तों? जजाति केसरी। गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर, ये किसने बनवाया? इसको बनवाया था भीम देव प्रथम ने। सोलंकी वंश, गुजरात में सोलंकी वंश का शासक भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। क्या नाम है इसका? मोढेरा सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर नहीं, मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये क्या है दोस्तों? मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। इसको किसने बनवाया था? भीमदेव प्रथम ने बनवाया
था। असम का कामाख्या मंदिर किसने बनवाया था? असम का जो कामाख्या मंदिर है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलाचल नीलाचल पर्वत पहाड़ी पर स्थित है। ये जो कामाख्या मंदिर है, कौन से पहाड़ी पर है दोस्तों? नीलाचल पहाड़ी पर। सबरीमाला सबरीमाला मंदिर केरल किस भगवान को समर्पित है? भगवान अयप्पा, लॉर्ड अयप्पा को। ये सबरीमाला मंदिर का ये फोटो है दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ है। ये कहाँ पे पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। और ये किस भगवान को समर्पित है? भगवान अयप्पा को समर्पित है। स्वामी शरणम अयप्पा। ठीक है। भारत में शिखर वाला पहला ज्ञात मंदिर कौन सा है? तो भारत में पहला शिखर वाला ज्ञात मंदिर दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। दशावतार मंदिर ये है दोस्तों, देवगढ़ में है, जो उत्तर प्रदेश में ललितपुर में है। ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया था? महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में बनवाया था। यह है हमारा काशी का विश्वनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में है। ठीक है दोस्तों। दिलवाड़ा का जैन मंदिर यानी माउंट आबू किसने बनवाया था? बिमल शाह। ये कौन थे? सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम के मंत्री थे। सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम के ये कौन थे? मंत्री थे बिमल शाह। उन्होंने ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये दोस्तों पहला जो है कि पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हम ऐसे ही इसका पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कंटिन्यू एक सीरीज में लाएंगे। लगभग 20 क्लास होगा हिस्ट्री का। जब हम 20 क्लास हिस्ट्री का पढ़ लेंगे तो इसके साथ हमारा स्टैटिक जीके, जियोग्राफी, ऐसे कई जो है कि सब्जेक्ट का कंबाइन हम करके हमारा स्टैटिक जीके बहुत मजबूत है, क्योंकि हम हिस्ट्री के माध्यम से जियोग्राफी को भी देखेंगे, पॉलिटी को भी देखते हुए चलेंगे साथ में, और हम बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे, जिससे कि जब 20 क्लास हमारा कंप्लीट होगा तो आपको लगेगा कि आपका जो है कि जो नॉलेज है काफी इंप्रूव हो चुका है। आपको बहुत से फैक्ट जो है कि एकदम याद हो चुके रहेंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे एनटीपीसी, एसएससी और विभिन्न एक दिवसीय एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है। तो इसी के साथ यह हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।